हिंदी भाषा शिक्षण में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं हिंदी भाषा में उपलब्धि परीक्षण। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उपलब्धि परीक्षण के बारे में कि उपलब्धि परीक्षण होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके निर्माण की विधि कौन सी है और इसकी उपयोगिता क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विद्यार्थी अपने जीवन में अनेकों प्रकार के ज्ञान तथा कौशल को प्राप्त करता है। हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं। एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, हर रोज कुछ नया सीखता है, अलग अलग विषयों को सीखता है। लेकिन इस ज्ञान तथा कौशल में कितनी दक्षता व्यक्ति ने या विद्यार्थी ने प्राप्त की, विद्यार्थी ने कितना सीखा, विद्यार्थी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने स्कूल जाके पढ़ाई की तो उसने क्या सीखा, इसका पता उस ज्ञान तथा कौशल के उपलब्धि परीक्षण से ही चलता है। तो इसका पता कैसे चलता है? उपलब्धि परीक्षण से। तो उपलब्धि परीक्षण कोई अलग से टेस्ट या कुछ ऐसा नहीं है कि जो कुछ अलग से कोई अलग चीज हो। इसका मतलब है कि जो बच्चे ने एक निश्चित समय में, एक समय में कितना सीखा, उसके इस ज्ञान का पता लगाने के लिए जो परीक्षण लिया जाता है, जो टेस्ट लिया जाता है, उसे ही उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। तो देखिए, उपलब्धि इसलिए जोड़ा है कि मतलब एक निश्चित समय में बच्चे ने कितना सीखा है, कितना प्राप्त किया है, उसकी उपलब्धि कितनी रही है, इस चीज का पता लगाने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है, तो इसलिए उस टेस्ट को उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में अनेकों प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। समान मानसिक योग्यताओं से संपन्न होने के कारण वे समय की एक ही अवधि में विभिन्न विषयों तथा कुशलताओं में विभिन्न सीमाओं तक प्रगति करते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं एक ही क्लास में बच्चे हैं, अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबको पढ़ाने वाले शिक्षक भी एक ही होते हैं। जो बच्चे किताबों को पढ़ते हैं वो किताबें भी एक जैसी होती हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ बच्चे हैं, कुछ के जो नंबर हैं, अंक है, ज्यादा आते हैं, कुछ के नंबर कम आते हैं, कुछ का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कुछ का अच्छा नहीं आता। लेकिन इसका पता कैसे चले? तो उनकी बच्चों की इसी प्रगति, प्राप्ति या उपलब्धि का मापन या मूल्यांकन करने के लिए जिन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, व्यवस्था की जाती है, उन्हीं परीक्षाओं को उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, बच्चों की इसी उपलब्धि का पता लगाने के लिए उपलब्धि परीक्षा की व्यवस्था की गई है, ताकि ये पता चल सके कि बच्चा विद्यालय में जा रहा है तो बच्चा कितना सीखा है, एक निश्चित समय में बच्चे ने कितना सीखा है, जो शिक्षक ने उसको पढ़ाया है तो बच्चे ने कितना समझा, कितना सीखा, शिक्षक ने कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ाया। तो चाहे शिक्षक की उपलब्धि, चाहे बच्चों की उपलब्धि, तो इसका पता लगाने के लिए जो परीक्षाएं ली जाती है उसको उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा उपलब्धि परीक्षण होता क्या है। तो उपलब्धि परीक्षाएं वे परीक्षाएं हैं जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि एक निश्चित समय में बच्चे ने कितना सीखा है। मान लो कोई 7वीं कक्षा का बच्चा है, ठीक है, तो 7वीं कक्षा में उसने मान लो बच्चा जो है मार्च में बच्चों का रिजल्ट आ गया, ठीक है, बच्चा अप्रैल से 7वीं कक्षा में जाना शुरू कर दिया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो इस दौरान शिक्षकों ने बच्चों को अलग अलग विषयों को पढ़ाया, चाहे हम हिंदी की बात करें, हम बात करें सामाजिक विज्ञान की, गणित की, विज्ञान की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, तो अलग अलग विषय में बच्चे ने कितना सीखा। तो इसका पता लगाने के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं उसे ही उपलब्धि परीक्षा कहा जाता है। तो उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से विद्यार्थियों के सीखने के स्वरूप और सीमा का माप करने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी किस तरह से सीख रहा है और विद्यार्थी ने कितना सीख लिया है। मान लो बच्चा जो है, बच्चे की 7वीं कक्षा अप्रैल से शुरू हुई और सितंबर में बच्चों की परीक्षा ली गई, तो उससे क्या पता चलेगा कि अप्रैल से लेकर और अगस्त तक बच्चे ने कितना सीखा है, अलग अलग विषयों का कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है।
ठीक है। तो इन्हीं परीक्षाओं को जो बच्चों की उपलब्धि का पता लगाए, तो इन्हीं परीक्षाओं को उपलब्धि परीक्षा कहा जाता है। तो उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है कि बच्चे की वर्तमान योग्यता क्या है। बच्चे को भाषा में कितना आता है, हिंदी में कितना आता है, इंग्लिश में कितना आता है, संस्कृत में कितना आता है, विज्ञान में कितना आता है, सामाजिक विज्ञान में कितना आता है, गणित में कितना आता है, किस विषय में वो बहुत मजबूत है, किस विषय में वो कमजोर है, इसका पता कैसे चलता है? इन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से। तो उपलब्धि परीक्षण की क्या आवश्यकता है? तो अब आपको पता चल गया होगा कि आवश्यकता क्या है। उपलब्धि परीक्षण दिए हुए ज्ञान तथा कौशल का मापन करता है कि विद्यार्थियों का अभी तक वर्तमान स्थिति क्या है, उन्होंने कितना सीखा है, कितना कौशल उनको प्राप्त हुआ है। भाषा की बात करें तो उनको कितना लिखना आया है, कितनी अच्छी तरीके से अपने विचारों को बोल सकते हैं, कितने अच्छे से सुन सकते हैं, कितने अच्छे से समझ सकते हैं, कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं, कितने अच्छे से स्वयं से निबंध लिख सकते हैं, स्वयं से पत्र लिख सकते हैं। ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण दिए हुए ज्ञान तथा कौशल का मापन करता है, इसके लिए इसकी आवश्यकता है। इस परीक्षण के द्वारा ज्ञान तथा उपलब्धि की लब्धि ज्ञात की जाती है कि बच्चे का ज्ञान क्या है, भाषा में बच्चे का ज्ञान क्या है, उसको व्याकरण का ज्ञान क्या है, गद्य का ज्ञान क्या है, पद्य का ज्ञान क्या है, और उसकी उपलब्धि कितनी रही है, कितना सीखा है। तो इसका पता लगाने के लिए उपलब्धि परीक्षण की व्यवस्था की जाती है, आयोजन की जाती है। तो इन चीज़ों का पता लगाने के लिए, बच्चों के ज्ञान का पता लगाने के लिए, बच्चे के कौशल का पता लगाने के लिए उपलब्धि परीक्षण की आवश्यकता है। इसमें प्रश्नों की रचना, उपलब्धि की मात्रा की गणना तथा व्यक्ति की प्रगति की मात्रा का मापन करने के लिए की जाती है। तो इसमें जो भी प्रश्न की रचना की जाती है, प्रश्नों की रचना क्यों की जाती है? क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की उपलब्धि, उनकी जो शैक्षिक प्रगति है, उसका पता लगाया जाता है कि बच्चे की प्रगति कितनी हुई है, किस सीमा तक हुई है, कहाँ पर बच्चा किन विषयों में ज्यादा मजबूत है, किन विषयों में उसको अधिक मेहनत की जरूरत है। तो उपलब्धि परीक्षण से विद्यार्थी की वर्तमान स्थिति और प्रगति का पता चलता है। इसके अंतर्गत विषयों के भिन्नता के अनुसार अलग अलग परीक्षण बनाए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है, विज्ञान के लिए अलग है, संस्कृत के लिए अलग है, गणित के लिए अलग है। तो इसके लिए इसमें विषयों के अनुसार भिन्नता के अनुसार अलग अलग परीक्षण बनाए जाते हैं, और इसी परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति, उनकी उपलब्धि का पता लगाया जाता है कि विद्यार्थियों को हिंदी का कितना ज्ञान है, इंग्लिश का कितना ज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का कितना ज्ञान है, गणित का कितना ज्ञान है, विज्ञान का कितना ज्ञान है। तो उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति की, विद्यार्थी की उपलब्धि की क्षमता का प्रदर्शन करता है कि उसकी उपलब्धि किस सीमा तक हुई है, बच्चे ने किस सीमा तक सीखा है, कहाँ तक सीखा है, और कहाँ उसको अधिक मेहनत की जरूरत है। अब हम बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। तो देखिए, उपलब्धि परीक्षण के दो प्रकार होते हैं, प्रमापित परीक्षण और शिक्षक निर्मित परीक्षण। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं प्रमापित क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और अ, शिक्षक निर्मित परीक्षण मतलब टीचर मेड टेस्ट। तो अगर सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्डाइज की बात करें, प्रमापित परीक्षण की बात करें, तो देखिए इसकी क्या विशेषता होती है। इसका निर्माण विशेषज्ञों तथा मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, और इसलिए इसके निर्माण में, इसके परीक्षण में, ठीक है, नियम और सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। बच्चों की उनकी उम्र क्या है, ठीक है, उनका मानसिक स्तर क्या है, बच्चों की रुचि क्या है, इस हिसाब से इन चीजों को ध्यान में रखकर ये परीक्षण तैयार किया जाता है। इनका निर्माण विभिन्न कक्षाओं तथा विषयों के लिए किया जाता है। जिस कक्षा के लिए जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है, उनको विभिन्न स्थानों पर उसी कक्षा के सैकड़ों हजारों बालकों पर प्रयोग करके प्रमापित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, आपका सीटेट का पेपर होता है, आपका नेट का पेपर होता है। तो इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं, इसको प्रमापित या इसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहा जाता है, जो एक्सपर्ट्स के थ्रू, विशेषज्ञों के थ्रू, जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। पहले हजारों बच्चों पर इनका टेस्ट करके इनकी वैलिडिटी, इनकी रिलायबिलिटी का पता लगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो परीक्षाएं हैं, ये बड़े स्तर पर की जाती है, एक ही साथ हजारों लाखों बच्चे इन परीक्षाओं को देते हैं, तो इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज या प्रमापित कहा जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शिक्षक निर्मित परीक्षाएं, तो इस जो विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं, उनके द्वारा अपने कक्षा के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। तो ये छोटे स्तर पे बनाए जाते हैं। यह आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ होते हैं। आत्मनिष्ठ का मतलब है
कि सब्जेक्टिव टाइप में होते हैं, जहां पर बच्चों को निबंधात्मक रूप में बच्चों को प्रश्न दिए जाते हैं, उत्तर बच्चों को लिखने होते हैं। और वस्तुनिष्ठ क्या होता है, जहां पर जैसे एमसीक्यू नहीं होते कि एक प्रश्न बच्चों को दिया उसके 4 उत्तर हैं। तो देखिए वस्तुनिष्ठ में क्या है कि प्रश्नों के उत्तर फिक्स होते हैं, ठीक है, कि जो उत्तर है वही उत्तर रहेगा, उसमें कोई हेरफेर नहीं कर सकता। आपने अगर उत्तर दिया है बी, तो कोई भी आपके उत्तर में हेरफेर नहीं कर सकता। लेकिन आत्मनिष्ठ क्या होता है, जब आप ऐसे टाइप में लिखते हैं, निबंधात्मक लिखते हैं, तो लिखने वाले की मर्जी होती है। कोई आपको, किसी को अच्छा लगता है तो आपको ज्यादा दे देता है, किसी को अच्छा नहीं लगता तो आपको कम दे देता है, ठीक है। तो इसलिए शिक्षक निर्मित परीक्षाओं को इतना रिलायबल, विश्वसनीय नहीं माना जाता। लेकिन जब हम स्टैंडर्डाइज की बात करते हैं, परिमापित की बात करते हैं, तो आपने जो पेपर किया, चाहे उसको एक इंसान चेक करे, चाहे उसको 10 इंसान चेक करें, आपके नंबर में ज्यादा फर्क नहीं आता। यह लिखित, मौखिक और प्रायोगिक हो सकते हैं। समान रूप से सभी शिक्षकों में परीक्षणों के लिए प्रश्नों का निर्माण करने की योग्यता नहीं होती। देखिए, सब शिक्षक की बात करते हैं तो हर शिक्षक में अच्छे प्रश्नों का निर्माण करने की योग्यता नहीं होती। एक ही विषय पर 2 शिक्षक द्वारा निर्मित प्रश्नों के स्तर में अंतर हो सकता है। इसलिए शिक्षक निर्मित परीक्षण को इतना ज्यादा विश्वसनीय नहीं माना जाता। लेकिन अगर विद्यार्थियों के हिसाब से बात करें, क्योंकि शिक्षक निर्मित परीक्षण, एक विद्यार्थी अपने कक्षा में बच्चों के मानसिक स्तर को, उनकी रुचि को ध्यान में रखकर, उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर बनाता है। तो इसलिए शिक्षक निर्मित परीक्षण को बच्चों के स्तर के हिसाब से देखें तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इनको बनाता है, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की विधियां, अब हम बात करते हैं कि उपलब्धि परीक्षण है, इसका निर्माण किस तरह से किया जाता है, इसके निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जब उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है तो कोई भी आप काम करते हैं तो सबसे पहले योजना बनाते हैं। तो इसी तरह से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में भी सबसे पहले क्या है, योजना बनाई जाती है। फिर परीक्षण के लिए डिजाइन तैयार किया जाता है, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न पत्र लिखना, अंकन कुंजी और अंकन योजना तैयार करना, विश्लेषण, ठीक है। अब हम एक एक करके इन जो बिंदु हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले परीक्षण की योजना बनाना। आप जब उपलब्धि परीक्षण तैयार करते हैं, जब आप प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, तो सीधा ये नहीं कि आप जाके प्रश्नों को लिखना शुरू कर देते हैं। उससे पहले आपको क्या क्या योजना बनानी होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना है कि आप अगर हिंदी क्या प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं, तो हिंदी में आप बच्चों को क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या सिखाना चाहते हैं। प्रश्न पत्रों के माध्यम से आप क्या बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, कि बच्चों को व्याकरण का कितना ज्ञान है, बच्चों को गद्य का कितना ज्ञान है, पद्य का कितना ज्ञान है। तो इन उद्देश्यों का आपको निर्धारण करना पड़ेगा सबसे, कि आप किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रश्न पत्र बनाना चाहते हैं। और उसके माध्यम से आप बच्चों की ज्ञान कौशल और उनकी समझ, मतलब किन किन चीजों का आप मूल्यांकन करना चाहते हैं। सामग्री कवरेज को मापना, कि ठीक है, ये देखना कि भाई जब प्रश्न पत्र बनाएंगे तो कितनी सामग्री आएगी, गद्य का कितना लेंगे, पाठ पद्य का कितना लेंगे, व्याकरण का कितना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सामग्री को ध्यान देना। समय का निर्धारण करना कि आप जो प्रश्न पत्र है कितने समय का बनाना है, 3 घंटे का बनाना है, 2 घंटे का बनाना है। अधिकतम अंकों का निर्धारण, कितने अधिकतम अंक होने चाहिए, 50 अंक होने चाहिए, 100 अंक होने चाहिए, ठीक है। संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक विषय और क्षेत्र पर ध्यान देना। तो जो भी है, हर विषय पर, कि ज्ञान की बात करें, बोध की बात करें, प्रयोग की बात करें, कौशल की बात करें, तो हर क्षेत्र पर ध्यान देना है। इसी तरह से अगर हम बात करें संबंधित प्रश्न में, कि गद्य, मान लो गद्य के कितने अध्याय लिए जाएंगे, पद्य के कितने अध्याय लिए जाएंगे, व्याकरण के कितने अध्याय लिए जाएंगे, ठीक है। तो हर क्षेत्र पर ध्यान देना है। ये नहीं कि सिर्फ पद्य पद्य का आपने क्वेश्चन बना दिया, प्रश्न बना दिया, सिर्फ गद्य पे बना दिया। सभी क्षेत्रों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा अगर हम देखते हैं, परीक्षण के लिए डिजाइन तैयार करना, ठीक है। योजना पर तो हमने बात की, ठीक है। अब डिजाइन तैयार करना, तो मतलब क्या है कि सबसे पहले इसमें ध्यान देना है, उद्देश्यों को महत्व देना, कि जब इस तरह का परीक्षण तैयार किया जाए तो बच्चों की भाषा संबंधी ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न होने चाहिए। तो जैसे देखिए, इसमें बात की जा रही है 40 जो नंबर है, ठीक है। 40 नंबर का पेपर तैयार है, तो ज्ञान से संबंधित 12 नंबर, ठीक है। समझ से संबंधित 16 नंबर, प्रयोग से संबंधित 6, कौशल से संबंधित 6। तो इस तरह से ज्ञान 30%, समझ
40%, प्रयोग 15% और कौशल 15%, कि बच्चों को विषय का कितना ज्ञान है, कितना जानते हैं, विषय के बारे में बच्चों को कितनी समझ है, और जो सीखी गई बातों का किस तरह से प्रयोग करते हैं, और कौन कौन से कौशल का विकास होता है। तो आप देखिए यहाँ पे उद्देश्यों को महत्व देना है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो समझ है, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक उद्देश्य, तो किस उद्देश्यों को कितना महत्व देना है, कितना वेटेज देना है। इसी तरीके से विषय वस्तु को स्थान, कि मान लो अध्याय 1 से कितना प्रश्न लेने हैं, ठीक है, कितने अध्याय, मान लो 40 अंक का पेपर है, ठीक है, तो अध्याय 1 जो है उसमें से कितने अंक के प्रश्न बनाने हैं, अध्याय 2 में से कितने अंक के, अध्याय 3 में से कितने अंक के, व्याकरण में कितना हिस्सा लेना है, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको निर्धारण करना पड़ेगा। फिर प्रश्नों के प्रकार को महत्व, कि निबंधात्मक प्रश्न कितने होने चाहिए, लघु उत्तरीय कितने होने चाहिए, अति लघु उत्तरीय कितने होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ जो 1 नंबर के होते हैं वो कितने होने चाहिए। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं कि प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो सीधा जाके आप अपने मन से कुछ भी बना लिए। जब आप हिंदी के शिक्षक हो, हिंदी का प्रश्न पत्र तैयार करते हो, तो आपको हर चीज पर ध्यान देना है कि आपको हिंदी में जैसे हम गद्य पद्य व्याकरण की बात करते हैं तो आपको सभी हिस्से लेना है, ठीक है। हर क्षेत्र से आपको प्रश्न तैयार करने हैं, हर क्षेत्र से आपको, हर क्षेत्र पर आपको अंक निर्धारित करने हैं। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक, हर क्षेत्र को आपको लेना है। प्रश्न है तो आपको निबंधात्मक भी आपको डालने हैं, आपको लघु उत्तरीय डालने हैं, अति लघु उत्तरीय डालने हैं, वस्तुनिष्ठ डालने हैं। तो ये सभी तरह के प्रश्न होने चाहिए। कठिनाई स्तर, तो देखिए कठिनाई स्तर का भी ध्यान देना पड़ता है कि एक कक्षा में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं बहुत होशियार होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो, उनका जो सीखने का स्तर काफी निम्न होता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो एवरेज बच्चे होते हैं। तो इसलिए जब प्रश्न पत्र बनाया जाता है तो तीनों स्तरों को ध्यान में रखना होता है कि आसान स्तर, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन होने चाहिए जिसको बच्चा, सभी बच्चे आसानी से कर सकें, और ऐसे भी औसत स्तर होने चाहिए, ठीक है, और कठिनाई स्तर भी होना चाहिए ताकि बच्चे की ज्ञान समझ का पता लगाया जा सके। तो कठिनाई स्तर पे भी होना चाहिए, आसान भी होने चाहिए, औसत भी होने चाहिए, कठिन भी होने चाहिए। मान लो आप जैसे बोर्ड का पेपर देने जाते हैं तो शुरुआत के जो 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं, आप उसको आसानी से हर कोई कर सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे 3-4 नंबर के आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर 5-6 नंबर के आते हैं तो और मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से इन कठिनाई स्तर के हिसाब से बच्चों के जो ज्ञान है, बोध है, ठीक है, उस स्तर का पता लगाया जाता है। इसके बाद ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट देखिए एक तरह से पूरी रूपरेखा है। मान लो आप जब अपना घर बनाने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, घर का एक मैप बना लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है तो उससे पहले पूरा एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट में क्या है, इस ब्लूप्रिंट को आप देखेंगे तो देखते ही पता चल जाता है कि किन किन अध्यायों से प्रश्न तैयार किए गए हैं, निबंधात्मक कितने हैं, ज्ञान के से कितने हैं, समझ से कितने हैं, प्रयोग से कितने हैं, कौशल से कितने प्रश्न हैं, ठीक है। निबंधात्मक कितने हैं, लघुत्तरी कितने हैं, अति लघुत्तरी कितने हैं, वस्तुनिष्ठ कितने हैं। तो इस ब्लूप्रिंट से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर के बारे में पता चल जाता है कि कितने प्रश्न लिए गए हैं, किस क्षेत्र से कितने प्रश्न लिए गए हैं। अब उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया तो अब आपका काम क्या है, इसका चौथा जो स्तर है, प्रश्न पत्र लिखना। आपने सारी योजनाएं बना ली, कौन कौन सा क्षेत्र लेना है, ज्ञानात्मक में कितने लेने हैं, बोधात्मक में, प्रयोगात्मक में कितने लेने हैं, कौशल में कितने लेने हैं, निबंधात्मक कितने हैं, लघुत्तरी कितने हैं, अति लघुत्तरी कितने हैं, वस्तुनिष्ठ कितने हैं। जब आपने सारा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया उसके बाद आपको प्रश्न पत्र लिखना है। और जब प्रश्न पत्र लिख लें तो उसके बाद उसकी अंकन कुंजी, अंकन योजना, मतलब आंसर की तैयार करनी है, ताकि जो भी जब प्रश्न पत्र को देख, जब बच्चा प्रश्नों का उत्तर दे दे और उसको उसकी जांच के लिए जाए तो अंकन कुंजी के आधार पर, आंसर की के आधार पर बच्चों का जो पेपर है उसकी जांच की जा सके। और आखिर में विश्लेषण, कि जो प्रश्न पत्र तैयार किया गया है वो किस सीमा तक कारगर साबित हुआ, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई, क्या इससे बच्चों की योग्यताओं का मापन हुआ। तो आखिर में क्या है, विश्लेषण। अब हम बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण की उपयोगिता के बारे में, कि उपलब्धि परीक्षण की क्या क्या उपयोगिता है। तो देखिए सबसे पहला है कि विद्यार्थियों का वर्गीकरण। तो उपलब्धि परीक्षणों से विद्यार्थियों को जो अंक प्राप्त होता है, जो उनको मार्क्स प्राप्त होते हैं,
उससे उनके मानसिक और बौद्धिक स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए उनके मानसिक स्तर के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे कक्षा में कुछ बच्चों के बहुत अच्छे अंक आते हैं, कुछ बच्चों के एवरेज औसत अंक आते हैं, कुछ बच्चों के औसत से भी कम आते हैं। तो इस आधार पे विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जा सकता है कि कौन से बच्चे हैं जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से औसत हैं, कौन से औसत से कम है, ताकि उस हिसाब से बच्चों के साथ मेहनत किया जा सके, उनकी समस्या को दूर किया जा सके। विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान, कि इन परीक्षाओं के द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाई का पता चलता है, और जब समस्या का पता चलेगा तभी तो उसका समाधान हो सकता है। तो कठिनाई जान लेने पर उसके निवारण का उपाय किया जा सकता है। इस दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रगति में योगदान किया जा सकता है। तो इससे बच्चों को भी पता चलता है कि उनका मतलब वो कौन से विषय में उनको अधिक मेहनत की जरूरत है। शिक्षकों को भी पता चलता है कि किन विषयों में और किन अध्यायों में विद्यार्थियों के साथ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, विद्यार्थियों को और अच्छे से बताने की जरूरत है। तो इससे बच्चों की कठिनाइयों का पता चलता है, तभी कठिनाइयां पता चलेंगी तभी उसका निवारण संभव है। विद्यार्थियों को प्रेरणा, तो अनुभव से पता चलता है कि विद्यार्थियों को प्रेरणा देने में भी इन परीक्षाओं को सफलता मिली है। जब विद्यार्थियों को इस बात का पता चलता है कि उनके अर्जित ज्ञान की जांच हो रही है तो उन्हें प्रेरणा मिलती है। मान लो बच्चों के थोड़े कम अंक आ गए तो विद्यार्थी कहता है नहीं, अगली बार मैं और मेहनत करूंगा और अच्छे अंक लेके आऊंगा। तो इनसे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को प्रेरणा भी मिलती है। आपको जब आपका स्तर, आपकी कमजोरियों का पता चलता है तो आप और अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। व्यक्तिगत सहायता, तो उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा सरलता से मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि तथा विशेष योग्यता वाले विद्यार्थियों का पता लगाकर उस हिसाब से विद्यार्थियों की सहायता की जाती है। तो पहले समस्या का पता चलेगा तभी तो बच्चों की समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा, व्यक्तिगत स्तर पर उनकी सहायता की जा सकेगी। शिक्षा निर्देशन, इस परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त हुए हैं किए हैं, ठीक है, उनके पूर्व और अभी के अंक को देखकर उस हिसाब से बच्चों को निर्देशन दिया जाता है, बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन से विषय लेने हैं, आगे वो क्या कर सकते हैं, किस क्षेत्र में जाएंगे। विद्यार्थियों को परामर्श, और विद्यार्थियों को इस आधार पर परामर्श भी दिया जाता है कि विद्यार्थियों की रुचियां क्या हैं, उनकी अभियोग्यताएं क्या हैं, कार्य क्षमताएं क्या हैं। इस आधार पर उनको आगामी अध्ययन के लिए परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को भविष्य में क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में जाएंगे तो और अच्छा कर सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने उपलब्धि परीक्षण की बात की कि भाषा में उपलब्धि परीक्षण, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।